Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मेरी तरह बीमार नहीं है क्योंकि काफ़ी खांसी हो रही है मुझे। लेकिन हम शो का आगाज़ करेंगे और आज जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मे का दिन है। जब भी जुम्मे का दिन आता है तो अपने साथ बेपनाह रहमतें, बरकतें और फजीलतें लेकर आता है और हम ख़ुद को अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब महसूस करने लगते हैं। तो जनाब, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को जुमे की मुबारकबाद। शो का आगाज़ करेंगे। आज जिन मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे, सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज़ पर। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी आ गई। सिंध हुकूमत ने कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाने के लिए लिंक रोड बनाने का फैसला कर लिया। बारह साला बच्चा 4 कमसिन दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ा, दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। जामिया कराची ने डिग्री प्रोग्राम में 25% सीटों का इजाफा कर दिया। शहर कायद में कौमी अजायब घर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज। नेशनल म्यूजियम की तशहीर के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। और किताबों से रग़बत रखने वालों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। शहर में 2 साल बाद बैनुल अक़वामी कुतुब मेला सजने को तैयार है। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज़ के हवाले से। कराची वालों की बात की जाए तो कराची वालों के लिए कई खुशखबरियाँ आ रही हैं। हमने कल भी देखा कि जो ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत 40 बसें कराची पहुंच गई। अब सिंध हुकूमत की जानिब से एक और अच्छा फ़ैसला किया गया है और वो ये फ़ैसला है कि एक नए जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ होने जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाने के लिए एक लिंक रोड बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को नाम भी दे दिया गया है कोरंगी लिंक रोड प्रोजेक्ट, इसका नाम रखा जाएगा। दूसरी तरफ महकमा रेलवे का भी एक अच्छा फैसला सामने आया है। 2 ट्रेनें जो कि काफ़ी अरसे से बंद थी उनको बहाल करने का फैसला किया गया है, जिसमें मारवी पैसेंजर और समन सरकार को बहाल किया जाएगा। ये 2 ट्रेनें मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और खोखरा पार्क के लिए चलाई जाएंगी। तो 2 अच्छे फ़ैसले आज हमें सुनने को मिले हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर ने वाजिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। सर, बड़ा खुशखबरी आई है कराची वालों के लिए। रोज़ हम देखते हैं अच्छी खबर आती है। अभी सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, एक लिंक रोड बनाया जाएगा जो कि कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाएगा। तो इस हवाले से बताइए कि क्या इसकी कब से तामीराती काम शुरू होगा, कितनी लागत आएगी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो लोग कोरंगी में रहते हैं या जिनके अजीज़ या जिनके दफातर कोरंगी में हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट पे कई साल से काम हो रहा था। 2016 में भी इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन वो अल्तवा का शिकार होता गया। लेकिन अब ये तय किया गया, ये 11.5 किलोमीटर का रोड है, लिंक रोड, जिसको बनाया जाएगा और इस पर तकरीबन 8.8 अरब रुपए की लागत आएगी। लेकिन अभी तक ये फिजिबिलिटी जो भी बनाई है उसके मुताबिक होगा। दिसंबर में तो अभी इसके कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट शुरू होते होते 2022 हो जाएगा। कह रहे हैं कि 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट हो सकता है कोरंगी वालों के लिए अगर इसको वक्त पर तामीर कर लिया गया और जिस तरह से इन्होंने प्लान बनाया है उस पर अमल कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि अभी गुज़िश्ता साल जब बारिश हुई थी तो जो लोग कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा रहे हैं या जिनकी रहाइश है, कोरंगी में कोई लाखों लोगों की रहाइश है और ज़्यादातर इसमें गरीब तबका या मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं और जब रास्ते बंद होते हैं तो उनको बहुत दुश्वारी का सामना होता है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत का मैं दुआ करते हैं कि ये वक्त पर शुरू हो जाए और वक्त पर मुकम्मल हो जाए।
सही सर, अच्छी बात है कि कोरंगी का जो है लिंक रोड बनाया जा रहा है जो कि दीगर शहरों मतलब दीगर इलाकों से उसको मिलाएगा सर। लेकिन सवाल ये होता है कि हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स जो है उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है, उसकी मतलब रिपोर्ट फिजिबिलिटी सब बना ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है कि इतना इतना बजट जो है इस मंसूबे पे लगेगा, लेकिन उसके बाद वो अल्तवा का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये भी ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल 6 साल बाद हम यही इस पे ही बात कर रहे होंगे इसी मंसूबे पे कि अभी तक कब बन रहा है कब नहीं बन रहा? क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल वैसे ही कह रही हैं और ये हमारा तजुर्बा रहा है। देखिए जैसे पेशावर मेट्रो थी, वो कई सालों के बाद भी तामीर हुई और उसकी बहुत सारे उसमें इशूज़ निकले। कराची में भी बहुत सारे हैं। ग्रीन लैंड मनसूबा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और कई सालों से वफाक भी इसको देख रही है। सिंध गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो ये लेकिन प्योर सिंध गवर्नमेंट का मनसूबा है और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये अपना टर्नओवर पूरा करती है तो शायद इसमें इसकी तकरीबन 80% तामीर हो जाए। लेकिन अगर ये डिले होता है तो देखना पड़ेगा, खुदा न खास्ता केस वजह से डिले हो जाए। हमारी आपको पता है कुछ अदालतें भी बीच में अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो मामले को हैंडल करती हैं, जिससे मामला तूल पकड़ जाता है। लेकिन दुआ है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कम्प्लीट हो, क्योंकि अगर आपका कभी कॉजवे से आना हुआ, मेरा तो बहुत कॉजवे से, पिछला ऑफिस भी कॉजवे पे ही था, तो जो कॉजवे पे परेशानी होती थी बारिश के अलावा भी, रात में गुजरना, वहाँ पे खड़े, तो एक जिसे कहते हैं ना कि जिसकी अपनी गाड़ी है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो बाइक पे जाता है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिन पे जो लोग जा रहे हैं। तो ये अगर तामीर हो जाएगा तो लाखों लोग जो कोरंगी में रहते हैं उनके लिए जो जिनका रोज़ाना आने जाना है, जिसमें देखिए मर तो फिर भी साहब एक इंडस्ट्रियल जोन भी है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की। अगर बात करें तो अगर ये लिंक रोड बन जाता है तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो लोग जाते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा और टोटल इस मंसूबे से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? लाखों लोग होंगे। देखें ये तो लाखों लोग वो हैं जो कोरंगी में रहते हैं जी, लेकिन जो काम के लिए और मुलाजमत के लिए कोरंगी आते हैं। पहले भी जो ये कॉजवे थी ये इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के ताउन से, जो फैक्ट्रीज ओनर्स हैं उनके ताउन से बनाई गई थी। अब ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। मे भी शायद इसमें जो कोरंगी काटी वाले हैं वो इसमें सिंध हुकूमत की मदद करें, क्योंकि उनके बहुत इशूज़ हैं। अगर वो तो चलें अपनी गाड़ी में आते हैं जो मालकान हैं, लेकिन जो उनके मुलाजमीन हैं वो रास्ते से जब आते हैं तो उनको बहुत दुश्वारी होती है। और अमूमन सिर्फ बारिश के ही पानी की वजह से नहीं होता, आपको पता है आए दिन हमारे यहाँ गटर बल रहे होते हैं, रोड ख़राब होती है, तो उसमें हादसा भी बहुत सारे होते हैं। कभी कोई पुल से कोई गाड़ी गिर जाती है, कोई रिक्शा गिर जाता है, कोई बस गिर जाती है। तो ये आपने भी न्यूज़ देखी है। तो इस पुल बनने से बहुत सारी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। सही सही। अच्छा सर, अभी तक वाजिद साहब हम देख रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कराची वालों के लिए काम किया जा रहा था, तो कि अब सिंध गवर्नमेंट को भी ख्याल आ गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ मंसूबे बनाए जा रहे हैं कराची वालों के लिए? सिंध हुकूमत कर रही है काम, तनकीद होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव काम करिए तो उसकी हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। बाज़ मामलात में सिंध गवर्नमेंट सुस्ती दिखा रही है, उस पर आप बोलने का हक रखते हैं। लेकिन चलें अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि चलें कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसको तकमील तक पहुँचाएँ। हम उनका साथ ये दे सकते हैं कि बेजा तनकीद ना करें, लेकिन अगर कहीं किसी चीज़ में कोई रुकावट हो रही है और हम समझते हैं कि इस पर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए तो हम करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और चाहे फेडरल गवर्नमेंट काम करे या सिंध गवर्नमेंट, कराची तो सभी का है। और बस होना हमें तो ये चाहिए कि कराची वालों के लिए कुछ काम हो और जो भी मंसूबे बनाए जाते हैं वो टाइमली कंप्लीट हों, पाए तकमील तक पहुँचे, ताकि हम लोगों को उससे कोई फ़ायदा हो सके। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। एक और महकमा रेलवे की जानिब से हमने देखा कि 2 बंद ट्रेनें मारवी पैसेंजर और समन सरकार को बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये भी एक खुशाइन बात है और इससे कौन से लोग मुस्तफ़ीद होंगे? कहा जा रहा है कि ये मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और खोखरा पार में चलाई जाएगी। तो इस हवाले से बताइए सर, ये ट्रेनें बंद हुई क्यों थी वैसे? अच्छा देखिए, कोविड की वजह से जब ये लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, तो उस वक्त 22 ट्रेनें बंद कर दी गई थी और उससे कुछ दिन पहले चूँकि खसारे में था रेलवे, तो 11 ट्रेनें बंद कर दी गई थी। टोटल 134 के करीब ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान रेलवे चलाता है और 34 इसमें ट्रेनें जो थी वो बंद थी, यानी अभी तकरीबन 100 ट्रेनें चल रही हैं। तो अब चूँकि कोविड के मामला थोड़े बेहतर हो गए हैं, SOPs पे लोग अमल करते हैं, वैक्सीनेशन सारी हो गई हैं, ऑलमोस्ट अच्छी खासी हो गई हैं, तो अब ये ट्रेन दोबारा बहाल। अच्छा अब इन 2 ट्रेनों की रूट बहुत अहम थे। जो मारवी है वो हैदराबाद से मीरपुर खोखरा पार और जो समन सरकार है वो हैदराबाद से मीरपुर खास तक थी। अब ये वो इलाका है जो अंदरूनी सिंध का है, वहाँ पे
लोगों के पास अपने ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो इतने तवील सफ़र के लिए बस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बस का टिकट जो है वो बहुत महंगा होता है। फिर बाज़ औक़ात रोज़गार के लिए लोग भी आते हैं तो बस की टाइमिंग थोड़ी लंबी होती है, तो उनको ट्रेन में थोड़ी सहूलत होती है। ये ट्रेन बंद होने से, इन दोनों ट्रेनों के बंद होने से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था और 1.5 साल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी इस सूरत में चले गई हैं कि उनकी टाइमिंग का इशू था। अब ये 2 ट्रेनें बहाल करने से तकरीबन ये फ़ायदा होगा कि जो, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे समझ सरकार आपने शुरू की या मारवी, तो जब ये 2 साल से तकरीबन पौने 2 साल से जब ये ट्रेनें बंद थी तो वहाँ के जो रेलवे स्टेशन थे, जो वहाँ के प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पे लोगों ने दुकानें बनानी हैं और होटल्स बना लिए हैं। जब तक वो इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होंगी, वो कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, तो वो प्रॉपर ट्रेन वहाँ पे लोगों का आना एक लंबा होगा। हालांकि आज से ट्रेन शुरू कर रहे हैं, कल से बाकायदा ट्रेन शुरू करेंगे। इस जानिब भी रेलवे हुकाम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये छोटी ट्रेनें, इसमें 7 बोगियाँ होती हैं और इसमें पब्लिक फिर भी बहुत सफ़र कर लेती है। दिन में 2 मरतबा चलती है, सुबह एक और एक शाम एक। सही, तो एक अच्छी बात है। अब जो लोग जैसे आपने बताया जिन लोग के रोज़गार थे वो अफेक्ट हो रहे थे, तो इसके चलने से काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। जी मज़ीद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। हमने एक वीडियो सामने आई हमारे सोशल मीडिया पे जिसमें एक 12 साल का बच्चा 4 अपने कमसिन दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहा है, जो कि हैरत की बात है। मामला क्या है इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम जारी है कि कम उम्र बच्चे जो है वो ड्राइविंग ना करें और इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पे मुहिम चल रही है। वहीं हमने कल एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि एक 12 साल का बच्चा अपने 4 कमसिन दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए उसने दूसरी गाड़ी को मार भी दिया। और जब पता चला कि उससे पूछा गया कि कौन हो तुम और किसकी गाड़ी चला रहे हो, तो उसने बड़े आराम से बोला कि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ और मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। तो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जहाँ पर हम देखते हैं कि मुहिम चल रही है पुलिस वालों की तरफ से कि कम उम्र बच्चे, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कम उम्र बच्चे ड्राइविंग ना करें। वहाँ पर एक छोटा 12 साल बच्चा जो कि बहुत कम एज है, कैसे उसके माँ बाप ने अलाउ कर दिया। ना सिर्फ उसकी जान को ख़तरा है बल्कि जो उसके साथ बैठे हुए हैं या वो जिस गाड़ी को उसने टक्कर मारी उन लोगों की जानों को भी ख़तरा है। इस पर बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद साहब। जी वाजिद, क्या कहेंगे इस हवाले से? 12 साल का बच्चा जो कि बहुत कम उम्र है। देखिए, ये तो वो चीज़ है जो हमारे सामने आ गई वीडियो पे, और मुहिम अच्छी है सिंध गवर्नमेंट की, ट्रैफिक पुलिस की। 27,000 चालान हुए तकरीबन 1.5 महीनों में जी, और कम उम्री पे, और तकरीबन 3 करोड़ रुपए का चालान किया है कराची वालों पर, जिसमें से 1.5 करोड़ जो रुपए हैं उनके पेरेंट्स पे किए हैं, तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख जो हैं उन बच्चों पे किए हैं जी। अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद बच्चों की ड्राइविंग कम हो गई है। ज़ाहिर है जब कम उम्र का लड़का अगर ड्राइविंग करेगा तो हादसे का ज़्यादा ख़तरा होता है। उसकी वजह यह है कि वो ड्राइविंग सेंस नहीं होती उसको, और वो उस वक्त जवानी का एक जोश होता है, तेज़ ड्राइव करता है। ये जो अब कल बच्चे वाला वाक़या बता रही हैं, ये भी गाड़ी इसकी एक्सीडेंट से ही रुकी है। अगर ये किसी स्कूटर वाले को मार देता खुदा न खास्ता, या किसी राहगीर को, किसी बुजुर्ग को या खातून को, तो उसका बचना मुश्किल था क्योंकि गाड़ी स्पीड में चल रही थी, बताया गया है। अब आप ये देखें कि बच्चा तो चला रहा है, उसकी ड्राइविंग सीट के साथ जो बच्चा बैठा है उसकी गोद में एक 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, यानी वो अपना तो नुकसान कर ही रहा था अपने साथ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें पुलिस वाले का ऐसा कोई कसूर नहीं होगा, ज़ाहिर उसने चाबी नहीं दी होगी बच्चे को, जो लेकिन बच्चा चूँकि देखता रहा है कि पहले भी लेके जाता रहा होगा तो वो लेके चला गया। अब इसमें कोई इनफरादी पुलिस वाला कसूरवार नहीं है, लेकिन ये हमें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि वो मोटरसाइकिल की चाबी जो लेके जा रहे हैं या गाड़ी की जो चाबी लेके जा रहे हैं, क्या वो उनको गाड़ी चलानी आती है, क्या उनके पास लाइसेंस है। अगर घर से सख्ती नहीं करेंगे तो ये हादसों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे एक्सीडेंट में, बल्कि कुछ अर्से पहले की बात है, मैं CVO पे जा रहा था तो आपने देखा होगा कि CVO पे रात पे बाइक पे लड़के तेज़ी से गुजर रहे होते हैं और बाइक पे लेट के चला रहे होते हैं। तो 2 साल पहले का वाक़या है कि 2 बच्चे जो CVO का फुटपाथ था उससे टकराए और ऑन स्पॉट उनकी दोनों की वहीं डेथ हो गई। तो माँ बाप इतनी मुश्किलों से पालते हैं बच्चे को, जब बच्चा बड़ा होता है और वो ध्यान नहीं दे पाते। वाजिद साहब, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि लॉज अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और बाज़ माँ बाप को देखें तो वो बड़े फ़ख्र के साथ ये बात बता रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में गाड़ी चला लेता है माशाल्लाह।
तो ऐसे माँ बाप हैं जो 15, 16 या 17 साल का बच्चा आराम से बगैर लाइसेंस के, उसके पास लाइसेंस भी नहीं देखिए है, वो अभी उस वो वक्त इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि वो सड़क पे कानूनी तौर पर गाड़ी लेकर निकल सके, लेकिन माँ बाप की यहाँ मैं समझती हूँ बहुत बड़ी लापरवाही। एक तो वो अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, दूसरा जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहे हैं। देखिए उस वक्त उस बच्चे की तरबियत का इशू नहीं है, उसके माँ बाप की तरबियत का इशू है। उन्हीं की अपनी तरबियत ठीक नहीं हुई है, तो वो ज़ाहिर है वो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये हादसे जो आए दिन आप देख रहे हैं, अगर आप जी। अखबार पढ़ती हैं और टीवी पे न्यूज़ देखती होंगी, तो आए दिन 15-20 लोग हादसे में ही कराची में जा रहे हैं। और कराची में सबसे ज़्यादा रेशियो देखें, इसमें जो बाहर से ट्रांसपोर्टर्स आएँ, जो बाहर से ड्राइवर्स आएँ, वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो हैवी ट्रैफिक हो, चाहे वो रिक्शा हो। उसमें एक ये भी तासुर होता है कि ज़ाहिर उन्हें पता होता है कि अगर कोई हादसे में कोई किसी को चोट लग गई तो उनका कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी यहाँ पे आके ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो वो उनका कंट्रोल नहीं होता, उनके पास लाइसेंस नहीं होती, उनको गाड़ी चलाने आता नहीं है। वो एक देहात से उठ के अगर आने वाला यहाँ पे शहर की ट्रैफिक में चलाएगा तो हादसा बनेगा। तो इस पे ट्रैफिक पुलिस को, जहाँ वो कम उम्री में चालान कर रही है, एक सख्ती ये भी करना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे। देखिए आप क्या समझती हैं कि जो ट्रांसपोर्टर, जो बसें, मज़दा और कोचेस चला रहे हैं, क्या वो सबके पास लाइसेंस होगा? नहीं। चूँकि वही वाली बात मैंने पिछले गुफ्तगू में की थी कि एक माफिया है जो ये कंट्रोल करती है। ट्रांसपोर्टर माफिया एक बहुत बड़ी माफिया है जो हर इदारे में उसकी जान पहचान है, और वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, और उनके बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवर्स गाड़ियाँ चला रहे हैं। और सर ये एक बात है कि बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स हमने देखा है गाड़ी चला रहे हैं, और एक और मामला ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। आप चंद पैसे दे दें, आपने वो टेस्ट पास किया है या नहीं, क्योंकि बाहर आप देखें कितना मुश्किल होता है, और आपको आसानी से, अगर आपकी जान पहचान है या आपने कुछ पैसे दे दिए, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। बिल्कुल, देखें एज ए जर्नलिस्ट हमें इशू नहीं होता है, हम चाहें तो बहुत जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस लें। लेकिन मैंने खुद ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया और उसको मुतमिन किया। उस पुलिस वाले को नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। हम खुद टेस्ट दे के पास होते हैं, और बाहर जैसे आपने बताया दुबई हो गया या यूके हो गया, यूएस हो गया, वहाँ तो सबसे मुश्किल ही ड्राइविंग लाइसेंस है। और कई दोस्त मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 11 मरतबा टेस्ट दिए हैं और वो फेल हो गए। लेकिन हमारे यहाँ बगैर किसी चीज़ के और एक हाथ में कोई चीज़ रख दी जाती है और ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन ये सब जगह नहीं है, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे ऑब्वियसली। अच्छा सर, ये वाजिद साहब, ये हमने जो मामला देखा कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, एक तो एक और इसमें पहलू ये आता है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे या जो टीन एज में हैं, वो काफ़ी इस तरह की हरकत करते हैं जो कि जिससे उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए या मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकत सामने आती हैं, जिसमें कुछ टिकटॉकर्स हैं, हमने देखा उन्होंने वीडियो बनाते हुए गन का इस्तेमाल किया और वो गोली चल गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस तरह ट्रेन के आगे एक लड़का आ गया टिकटॉक बनाते हुए और ट्रेन उसको कुचल के चली गई। तो ये जो एक सोशल मीडिया की दौड़ है जिसमें बच्चे मशहूर होना चाहते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा सके? बहुत मुश्किल है ये। तो नामुमकिनात में से है। बहुत बड़े पैमाने पे अवेयरनेस अगर प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट, टीवी पे और सोशल मीडिया पे, तो जाके कुछ बच्चे इससे मुतासर हो सकते हैं और वो शायद ना करें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जहालत बहुत है और इन चीज़ों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो इसको फ़ख्रिया समझते हैं। माँ बाप भी बहुत फ़ख्र समझते हैं कि जी मेरा बेटा अगर टिकटॉकर है या मेरी बेटी अगर काम कर रही है। तो ये चीज़ तो नामुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ कंट्रोल हो जाए। बस ये अल्लाह वास्ते पे चल रहा है मुल्क। लेकिन अगर जितनी अवेयरनेस चलाएगी गवर्नमेंट, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएगी, लोगों को बताएगी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस चीज़ का ऐलान मस्जिदों से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ से भी अगर तरबियत हो ना इस चीज़ की, उनको कंट्रोल की जाए, तो भी जाके कुछ हादसात में कमी हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ पे जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, उनके जो मस्जिद के जो इमाम हैं, ये वालिदैन या आपके टीचर्स की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को इस हवाले से आगाह करें। और जिस तरह का दौर है, माँ बाप को मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे विजिलेंट रहने की ज़रूरत है बच्चों के, कि वो क्या कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, कि सोशल मीडिया पे अगर बैठे हैं तो किस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब। कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। जामा कराची ने अब डिग्री प्रोग्राम में 25% सीटों का इजाफा किया है। एक बहुत ही खुशाइन बात है। कराची की आबादी जिस हिसाब से वाजिद साहब बढ़ रही है, उस हिसाब से मेरे ख्याल है ये कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची की सबसे बड़ी, तो अब इसमें सीटों का बढ़ना जी, और इसका इतलाक़ कराची यूनिवर्सिटी से तमाम जितने
कॉलेजेस मुंसलिक हैं उन पर होगा, प्राइवेट कॉलेजेस पे नहीं होगा। जो अच्छा। KU से मुंसलिक हैं उन पर होगा। ये अच्छी इकदाम है। देखें, इसकी वजह ये है कि अभी इंटर में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस साल भी बगैर इम्तहान के पास किया गया है। तो अब जब पास होने वाले बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो आपको लाजमी सीटों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। और कराची यूनिवर्सिटी को एक थोड़ा क्रेडिट देते हैं कि जहाँ पूरे मुल्क में 2 साल डिग्री प्रोग्राम ख़त्म करने की बात हो रही थी, लेकिन जामिया कराची ने यहाँ पे स्टैंड लिया। उसने कहा कि वो 2 साल का डिग्री प्रोग्राम कराएगी। ये एक अच्छा इकदाम था और ये भी एक खुश आइंद इकदाम है कि 25% सीटों में इजाफा किया। वो बच्चे जिनको एडमिशन मिलने में मुश्किलात हो रही थी, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उनके नाम रह जाते हैं। फिर वो बड़ी मजबूरी से या तो प्राइवेट इम्तिहान दे रहे होते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है। इस पर जामिया कराची यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो सर अब इसके बाद कितने लोगों को जो मतलब जो यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, जो इंटरमीडिएट जिन्होंने दिया हुआ है या A लेवल्स क्लियर करके, तो अब ज़्यादा बच्चे इससे जो तालिब इल्म हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें? बिल्कुल, इस पे जामिया कराची में भी क्लासेस में जो है स्टूडेंट का रश बढ़ेगा। और चूँकि जामिया कराची अब शहर के तकरीबन बीच में है, पहले किसी ज़माने में शहर से बाहर हुआ करती थी और हसन स्क्वायर पे ही जो शहर है, बल्कि जब पाकिस्तान बना था तो जेल चौरंगी ही आखिरी थी जगह जहाँ उसके बाद कोई आबादी नहीं थी। फिर एक ज़माना था कि हसन स्क्वायर जो है सिविक सेंटर कराची का सेंटर हुआ। अब नीपा कहते हैं कि वो शहर का सेंटर है, तो नीपा से तो बहुत करीब है। तो अब बहुत सारी बसेस हैं, ट्रांसपोर्टर हैं जो वहाँ पे चलती हैं। ख़ुद उनकी अपनी बसेस हैं KU की जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं उनके स्टॉप से मुकर्ररा। तो एक अच्छा इजाफा है 25%, और तलबा के लिए बड़ी खुश खबरी की बात है कि उनको एडमिशन के लिए आसानी होगी। अच्छा वाजिद साहब, जितनी हम देखते हैं कि हमारी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं, और जिस हिसाब से कराची की आबादी बढ़ रही है, डॉक्यूमेंटेड आबादी अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ बताई जाती है, लेकिन 3 करोड़ के बराबर है। तो आप समझते हैं कि जो दरसगाहें हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी हैं कराची के बच्चों के लिए, जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं? देखें, काफ़ी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आबादी है उसके लिहाज से बहुत सारी। क्योंकि आप जब प्राइवेट एग्ज़ाम देखते हैं, जो बच्चे या बच्चियाँ जो घर बैठ के इम्तिहान देते हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है, चाहे वो मैट्रिक के हों, चाहे वो इंटर के हों, चाहे वो डिग्री कोर्सेज़ के हों। बात यह कि जितने हैं क्या वो मयारी हैं? बात यह कि वो भी मयारी नहीं है। सरकारी कॉलेजेस में अभी भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत दिलचस्पी से और दिलजमी से क्लासेस लेते हैं, लेकिन अब वो बच्चे भी नहीं रहे जो अब चूँकि कोचिंग सेंटर का आपको पता है कई सालों से कराची में एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो ज़्यादातर बच्चे क्लासेस लेने के बजाय कोचिंग सेंटर में, क्योंकि उनको वो एक माहौल मिल जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में अमूमन ये रहा है गुज़िश्ता 20 साल में कि जो पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो बहुत है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो अमूमन पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उनको कॉलेजेस भेजने से ज़रा इज्तनाब करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत एक्टिविटी में पढ़े। जो अमूमन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उसमें बच्चा जाता है तो फिर दीगर एक्टिविटीज़ में आ जाता है। लेकिन जो बच्चा है, जो बच्चा आ रहा है, एटलीस्ट उसको तो मेयारी तालीम दें। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में इसका फुकदान है। मेरे ख्याल से क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्वालिटी अगर अच्छी हो, उस पर फोकस किया जाए तो अच्छा रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे वो लोग जो कि किताबें पढ़ने वाले हैं उनके लिए बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि 2 साल बाद जो है वो बैनुल अक़वामी कुतुब मेला सजने जा रहा है कराची में। इसके हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कराची वालों के लिए एक और अच्छी ख़बर है, और वो ये है कि वो लोग जो कि किताबों के शौकीन हैं, पढ़ते हैं और किताबों से रग़बत रखते हैं, 2 साल बाद अब कराची में कुतुब मेला सजाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये मेला 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक लगेगा। 5 रोज़ा ये मेला होगा जिसमें हर किस्म की किताब दस्तयाब होगी। तो इस हवाले से जानते हैं वाजिद रज़ा साहब। जी देखें, ये 2005 से मेला है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुतुब मेला है जहाँ पे लाखों किताबें मौजूद होती हैं। और पिछला साल चूँकि कोविड की वजह से ये बुक फेयर नहीं हो सका था और 2019 में आखिरी हुआ था। 2019 में भी तकरीबन 4 लाख लोग
आए थे 5 रोज़ में। अच्छा। यानी एवरेज 80-90 हज़ार एक दिन में लोग आते हैं। जब ये आते हैं तो ज़ाहिर किताबें भी बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं। तो किताब से दिलचस्पी का एक सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो ये बुक फेयर है। वैसे शहर में बहुत सारे बुक फेयर होते हैं, लेकिन इसकी एक अपनी ख़ास बात है। इसमें किताबें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, कोई 33% डिस्काउंट में, कोई नई किताब होती है 20%, बाज़ औक़ात 50% डिस्काउंट में। लेकिन चूँकि अब महंगाई इतनी है, इस बार इनको एक्सपो में जो बुक फेयर एसोसिएशन है जो लगा रही है पाकिस्तान की, हॉल भी महंगा मिला है। क्योंकि एक्सपो में 2 साल से तकरीबन या 1.5 साल से एग्जीबिशन नहीं हो रही थी। आज एक एग्जीबिशन शुरू हुई है जो फर्नीचर वालों की एग्जीबिशन है, और ये 3 दिन जारी रहेगी। इशू ये है कि अभी भी बहुत सारे हॉल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेट नहीं हुए हैं। आज जो बुक फेयर जो एग्जीबिशन शुरू हुई है फर्नीचर की, उनको 3 हॉल में करनी थी और उनको हॉल नंबर 3 नहीं दिया गया है। जबकि बुक फेयर वालों को भी जो तीसरा हॉल है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, और खैर अभी 2 दिसंबर में बहुत टाइम है। उसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसका AC जो एयर कंडीशन वो ख़राब है, उसको तामीर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इम्कान ये है कि 2 दिसंबर से पहले वो भी तामीर हो जाएगा, सही हो जाएगी उसकी कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस बार जो बुक फेयर वालों ने उन्होंने स्टॉल जो है वो 70,000 का कर दिया है। अच्छा। यानी अगर आप एक स्टॉल लगाना चाहती हैं और आपको 2 टेबलें और 2 चेयर्स चाहिए, तो आप 5 दिन के 70,000 देंगे एक्सपो वालों को। उसमें 14,000 पर डे आता है। ये पहले ये 65,000 था या 60,000 था, बढ़ा दिया। उसकी वजह है कि इनको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी बकौल बुक फेयर्स वालों के, तो हम ज़्यादा पैसे हमने चार्ज किया है। जब एक पब्लिशर 70,000 रुपये एक छोटे से स्टॉल के देगा और उसको आने जाने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, उस हिसाब से महंगी तो फिर वो किताबें महंगी करेगा। तो उसका रिजल्ट किस पे पड़ेगा? आवाम पे। जो किताब वो 50% डिस्काउंट में आप खरीद रहे थे, वो फिर 33% डिस्काउंट में मिलेगी। जो बुक वो 33% डिस्काउंट में ले रहे थे, अब वो बुक उनको 20%। यहाँ पब्लिक आती है ज़्यादा तौर पर किताब। मैं खुद यहाँ पे हज़ारों रुपए की किताबें। जब आप ये बता रहे हैं कि एक स्टॉल जो है वो इतना महंगा दिया जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि जो ख़रीदने वाला है उसको ज़्यादा कीमतों पे किताबें फ़रोख्त होंगी। हम देखें पहले ही कराची वालों में जो बुक पढ़ने का रुझान है वो ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले ली। एक वक्त था जब बुक फेयर का हम सुनते थे तो बड़े एक्साइटेड होते थे और जाने के लिए कि कब लगेगा, और बहुत सारी बुक्स हम लेकर आते थे। तो एक तो ये कि हमारा रुझान कम हो रहा है, ऊपर से अब किताबें महंगी होंगी तो इससे और नुकसान नहीं होगा। हमें तो प्रमोट करना चाहिए कि किस तरह बच्चों में बुक पढ़ने का रुझान पैदा किया जाए। बिल्कुल। और आप जो कहीं एक्सपो गई होंगी बुक फेयर में, देखा है आपने कि एक लंबी क्यू होती है जिसमें बच्चों की, ख़वातीन की, मर्दों की, वो इस एक्सपो में बुक्स लेने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उनका कि यहाँ पे सहूलतें बहुत सारी होती हैं। एयर कंडीशन हॉल होते हैं, कारपेट बिछा होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है। ठीक है, वहाँ पे जो फूड मिल रहा होता है वो भी थोड़ा सा महंगा मिल रहा होता है क्योंकि उनको भी वो स्टॉल्स महंगे पड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल होता है पढ़ने लिखने का जिसमें अदबी लोग आते हैं बहुत सारे। अभी इस एग्जीबिशन में 2013 से इंडिया वाले पब्लिशर नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया के जो पब्लिशर्स आते थे उनकी भी बहुत सारी अदबी किताबें होती थी जो सस्ती मिलती थी। है तो ये आलमी कुतुब मेला, लेकिन अब दुनिया की नुमाइंदगी इसमें ना होने के बराबर है। सारे लोकली इसमें पब्लिशर्स होते हैं। यूके और यूएस वाले भी अपनी लिबर्टी, पैरागन और ऑक्सफोर्ड के थ्रू ये बुक्स अपनी भिजवाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोकल पब्लिशर्स हैं उनकी ही काफ़ी तादाद में किताबें फ़रोख्त होती हैं और बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन, मर्द इससे आके फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। बड़े ही अफसोस के बाद साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे जो कौमी विरसा है, कौमी असासा है, हम या हमारे जो तारीख़ी मकामात हैं हम उनकी बिल्कुल देखभाल नहीं करते। मेंटेनेंस की बात की जाए तो वो भी ना होने के बराबर है। शहर कायद में कौमी अजायब घर की बात की जाए, नेशनल म्यूज़ियम की, तो उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसकी पब्लिसिटी के लिए या उसके साइन बोर्ड्स तक मौजूद नहीं है कि आपको बताएं डायरेक्शन। चाहे आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे आप शारा फैसल से आ रहे हैं, तो आपको नहीं पता, कोई ऐसे साइन बोर्ड्स तक नहीं लगे हुए। इस हवाले से बात करते हैं। जी पहले तो मैं आपको अजायब घर का थोड़ा सा बता दूं। ये 1871 में फ्रेयर हॉल में पहले बार बना था, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुआ करते थे, और ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। पाकिस्तान बनने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इमारत कायम है, यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। फिर 1970 के करीब जाके इसको 69 में जो इस वक्त बंस गार्डन है, बंस गार्डन के पास इसको शिफ्ट कर दिया गया। इब्तिदा में इसमें कम गैलरीज थी, अब 12 गैलरीज हैं जिसमें कुरान गैलरीज है। देखें, पाकिस्तान, इंडिया ये वो खित्ता है जहाँ पे अजायब घर की एक हिस्ट्री है, यानी हज़ारों साल की यहाँ पे चीज़ें हैं। आपको हड़प्पा है, टेक्सला है, मोहनजोदड़ो है। अब आजकल का बच्चा जो वो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देख लेता है, लेकिन जब आपके शहर में एक चीज़ ऐसी है, आप जाके वहाँ पे 2000 साल पुरानी
1000 साल पुराना कुरान भी यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत पुराने पुराने नवादरात यहाँ पर हैं। एक इतनी अच्छी चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी ना होने के बराबर है। अगर आप एयरपोर्ट्स, अब दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, देखिए म्यूज़ियम जो है वो किसी भी मुल्क की सकाफत का अहम सतून होते हैं। आप एयरपोर्ट से निकल के अगर आप म्यूज़ियम के रास्ते पे जाते हैं, शहर में कहीं भी जाते हैं, तो आपको तारीख़ी मकामात के बारे में बताया जाता है, ताकि कोई सयाह बाहर से आता है, कोई टूरिस्ट आता है, उसे पता होना चाहिए कि शहर में कौन कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे वो जाए। और जब आप इतना लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च करके आपने एक म्यूज़ियम पे नवादरात दुनिया भर से भी आपने खरीदे हैं, करोड़ों रुपए के यहाँ पे नवादरात है, हज़ारों कीमती चीज़ें यहाँ पे, लेकिन पब्लिक को आप नहीं बता रहे हैं, पब्लिक आ ही नहीं रही है। शायद आप अच्छा, शहर में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता। इसी रोड पे अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ जो एक म्यूज़ियम है वो भी है, उसका भी लोगों को नहीं पता। आप अपना जो कौमी आपका असासा है, जो हेरिटेज है, वो आप दूसरों को टूरिज़्म के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि अपने ही जो रिहायशी हैं उन्हीं लोगों को नहीं पता। कोई साइन बोर्ड्स, कोई ऐसी पब्लिसिटी के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, तो किसका इसमें कहाँ किसकी नाअहली है, क्या देखिए कहेंगे इसमें वाजी साहब? दो चीज़ों की हैं। सूबाई हुकूमत के तहत यहाँ पे 70 के करीब म्यूज़ियम आते हैं, जबकि फेडरल के तहत 12 म्यूज़ियम आते हैं। जब आप एयरपोर्ट से निकल के म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 2 म्यूज़ियम ऐसे हैं जिसका साइन बोर्ड लगा है, वो भी उन म्यूज़ियम वालों ने खुद लगाया हुआ है। कोई इसमें सेंट गवर्नमेंट या कराची या एक है जिना म्यूज़ियम जो बिल्कुल शारा फैसल के एंड पे है। दूसरा जब आप कारसाज से आ रहे होते हैं तो पीएफ म्यूज़ियम है, वो भी बिल्कुल पेट्रोल जो पीएसओ का पंप है उससे पहले लगाया हुआ है और बताया गया है कि पीएफ म्यूज़ियम यहाँ पे, इसके अलावा कहीं नहीं है। यानी अगर आप कैंट स्टेशन से भी जाते हैं, रेलवे से अगर कोई आता है कराची में उसको भी नहीं पता कि नेशनल म्यूज़ियम, एक नेशनल म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है, आप वहाँ जाते हैं तो आपका दिल खुश होता है। जिसको तारीख से दिलचस्पी है वो एक दफ़ा ज़रूर नेशनल म्यूज़ियम जाए, वहाँ आपको पता चलेगा कि गंदारा क्या था, टेक्सला क्या था, मोइंजोदड़ो क्या था। पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुरान इतने पुराने कदीम नुस्खे रखे हैं, कुरान गैलरी देखने से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ जाएं। लेकिन इसकी एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है, वो भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नहीं बनाई, किसी और की बनाई हुई है। इनका कोई ऑफिशियल फेसबुक पेज नहीं है, कोई इनकी ऐप नहीं है, कोई ऐसी ये तकरीबात नहीं करते जिससे पब्लिक को अपनी जानिब ये मुतवज्जह करें, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई इश्तहार नहीं है। यानी अब लाखों करोड़ रुपए इस पे लगा रहे हैं लेकिन आवाम को बता ही नहीं रहे। यानी जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो वाजी साहब, आप क्या समझते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए सूबाई हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए इसकी पब्लिसिटी के लिए जो दुनिया भर में तरीका राज है, अगर आप न्यूयॉर्क जाएँ, आप टोक्यो जाएँ, आप पेरिस जाएँ, तो एयरपोर्ट पे आपको जब आप उतरते हैं, लैंड करते हैं, तो आपको उस शहर के बारे में ब्रोशर दिया जाता है कि इस शहर में क्या क्या चीज़ें मटेरियल आप जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए होता है जो बाहर से फ़्लाइट आती हैं, तो एटलीस्ट हमें एक वहाँ पे एक काउंटर बनाना चाहिए रेलवे स्टेशन पे, जहाँ जहाँ शहर में दाखिले की जगह है, एयरपोर्ट पे बनाना चाहिए कि वहाँ पे आपको एक ब्रोशर दें कि यहाँ पे ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे ये समंदर है, ताकि अगर वो वहाँ जाता है तो वो जाके बताएगा दुनिया को। अब तो हर कोई जाके तस्वीर खींचता है, फेसबुक पे डालता है, सेल्फी लेता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सैलरी सबको मिल रही है, सारा खर्चा हो रहा है, बजट पूरा हो रहा है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं है, इसको 7 पर्दों में छुपाया हुआ है। सही। अच्छा, ये तो एक बात है कि इसकी उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो लोग हैं कराची के शहरी, उन लोगों में ये रुझान ख़त्म हो रहा है कि वो अपनी तारीख़ी मकामात पे, जो पहले एक होता था ना पिकनिक पे जाते थे, मोइंजोदड़ो हो गया या और भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ जाने का रुझान ख़त्म क्यों होता जा रहा है? उसकी वजह है कि कराची वालों के पास अब वक्त नहीं रहा। जब अगर वो ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस आने जाने का उनका रास्ता 1 से 1.5 घंटे का हो जाता है, उसके बाद कोई वक्त नहीं बचता। अगर उनके पास हफ्ते में 1 दिन छुट्टी आती है तो वो अपने घर के काम करने में लग जाते हैं या फिर वो अपनी फैमिली को वक्त देते हैं। अब अगर शाम में वो निकलें तो शाम में ट्रैफिक इतना होता है, कराची वालों के पास सिर्फ एक ही तफरीह रह गई है, वो है खाना पीना। वो समझते हैं कि करीबी किसी रेस्टोरेंट में जाके अपनी फैमिली के साथ खाना खा लें या दोस्तों के साथ खाना खा लें। एक तो वो सस्ता खाना भी मिलता है, दूसरा उनका एक टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। अब इस म्यूज़ियम की तरफ तवज्जो देना और ये इस तरह की एक्टिविटी, अब पहले किसी ज़माने में जब रोड अच्छे हुआ करते थे तो लोग हाउस बे वगैरह चले जाया करते थे, अब वहाँ पे भी इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं कि समंदर किनारे लोग बहुत कम जाने लगे हैं। वहाँ का भी रोड बहुत ख़राब हो गया। अब ज़्यादातर लोगों ने फार्म हाउस को तरजीह देना शुरू कर दिया कि एक छोटी सी जगह है जहाँ सिक्योर है, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, आने जाने की भी बहुत सारे इशूज़ हैं। तो ये म्यूज़ियम तो बहुत बाद में आता है, लेकिन फिर भी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों पर काम करे। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ रबिया खान भी मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं वेदर की। रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रबिया? बताइए कराची का मौसम आज कैसा है?
आज बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कराची का मौसम जो है वो बहुत गर्म है। आज सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची वाले जो है वो खासे परेशान है, क्योंकि दिन में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है और रात में जो है वो खुनकी और हल्की सर्दी का सिलसिला जो है वो बरकरार है। गुज़िश्ता रात भी कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, लेकिन दिन होते ही जैसे ही सूरज सामने आया और उसके बाद जो है वो पारा हाई होना शुरू हो गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 तक रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ कराची वालों को आजकल स्मोक का भी सामना है और एयर इंडेक्स के हवाले से अगर बात करें तो कराची में इस वक्त भी जो हवा में आलूदगी का दर्जा है वो 190 तक पहुँच चुका है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। मुसरे सहज जो है वो आलूदा हवा चल रही है और आज कराची का आलूदा शहरों में दूसरा नंबर है। पाकिस्तान में दूसरा नंबर आज कराची का आया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहले नंबर पर कराची था आलूदा शहरों में। तो कराची वाले जो है वो मुख्तलिफ मौसम का सामना कर रहे हैं। स्मोक है सुबह सुबह, रात में जो है वो हल्की सर्दी होती है, उसके बाद दिन में चिलचिलाती धूप और गर्मी होती है और वजह जो है वो सबकी एक ही है कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है और स्मोक का जो सिलसिला है वो भी बरकरार है। जी सही, बहुत शुक्रिया रबिया, आप अपडेट कर रही थी हमें वेदर के। वाकई कराची का वेदर देखा जाए तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। कभी रात में अच्छा मौसम लगने लगता है, सुबह इतनी गर्मी होती है, बारिशों के बाद हमने देखा अक्टूबर आ गया लेकिन कराची से गर्मी नहीं गई। कराची का मौसम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। और अक्टूबर तो वैसे भी गर्म रहता है कराची में, पाकिस्तान में गर्मी रहती है। जब इमरान खान साहब कप्तान थे तो वो पाकिस्तान में कोशिश करते थे कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलें, क्योंकि 5 रोज़ ग्राउंड में धूप में 8 घंटे खड़ा होना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने बताया कि 190 पे चला गया इसका इंडेक्स, तो ये बहुत ख़राब है। 150 से अबव ही पाकिस्तान के लिए, उन शहरियों के लिए बहुत मसला होता है जिनको फेफड़ों के इश्यूज़ होते हैं, दमे के जो मरीज़ होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि आए दिन लोगों के घरों में गला ख़राब है, किसी का नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम, ये इसी वजह से होता है। 100 तक मुनासिब होता है, 100 150 भी कबूल सूरत है, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। और 150 जब क्रॉस कर जाता है, जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, जो बाइक पे चल रहे हैं, उनके लिए ये ख़तरनाक है। तो सर ये जो आलूदगी जिस हिसाब से बढ़ रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हमारा दूसरा नंबर आ गया है आलूदगी के हवाले से, तो क्या किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखें ये गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। शहरों में देखें आपको ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये गाड़ियाँ जो हैं वो अपने तौर पर अपनी क्वालिटी नहीं मेंटेन रखती हैं, धुआं बहुत छोड़ती हैं, आलूदगी बहुत पैदा करती हैं। फिर शहर के अंदर जो कि फैक्ट्रियाँ कारखाने लगे हुए हैं उससे बहुत आलूदगी होती है। देखें जब भी आप देखें इस तरह की न्यूज़ आती है तो लाहौर, दिल्ली, कराची यही 1 2 3 पे चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं होता, पंजाब में भी। फिर इसके अलावा जगह जगह कचरा जलाया जाता है, और उसके साथ फिर दरख्त भी नहीं है उस हिसाब से कि आपकी पोल्यूशन जो है वो कम हो सके, ग्रीनरी हो। कई हमने मंसूबे देखे इस तरह के ग्रीन पाकिस्तान और बिलियन ट्री मंसूबा, पता नहीं उस पर कितना काम हो रहा है। रोज़ हम बात करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोग जो हमें देख रहे हैं वो अपनी तौर पर एक पौधा, अगर रोज़ एक पौधा लगा लें और रोज़ उसकी देखभाल करें तो किसी हद तक ये पोल्यूशन जो है इस पर हम काबू पा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वाजिद रज़ा साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, इसके बाद कुछ और मौज़ूआत को शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, दिस इज़ ज़हरा रज़ा एंड यू आर वॉचिंग सिटी एट 10। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कराची की आबो हवा के हवाले से। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की जो आबो हवा है उसे इंतहाई दर्जे तक ख़राब करार दिया है और कहा जा रहा है कि इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है। और कराची की जो कराची फ़िज़ाई आलूदगी में इसका नंबर दूसरा है। सब हुकूमत ज़िम्मेदार है, हम हमेशा बात करते हैं इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, लेकिन अगर कराची शहर वालों की बात की जाए तो बड़े ही अफसोस के बाद कि जो कराची के शहरी हैं
वो भी इसका उतना ख्याल नहीं रख रहे जितना रखना चाहिए। हम देखते हैं कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं और जो लाखों टन जिस हिसाब से कचरा जलाया जाता है वो फ़िज़ा को किस कदर आलूदा बना रहा है और इंसान की सेहत के लिए वो किस कदर नुकसानदेह है। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर वकार अहमद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि माहिर माहौलियात है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकार। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उस हिसाब से कराची की जो आबो हवा है उसे काफ़ी ख़राब करार दिया है, इंसान की सेहत के लिए बहुत मुज़िर है कहा जा रहा है और इसका दूसरा नंबर है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये इसी तरह अगर कराची की आबो हवा रही तो इंसान की सेहत कितनी मुतासिर हो सकती है और मज़ीद उसको क्या बीमारियाँ हो सकती हैं सांस के हवाले से? अच्छा, देखिए, कराची में अगर फज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें थोड़ा सा कराची के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। जी। क्योंकि कराची के डायनामिक्स ये हैं कि तकरीबन करीब 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है इस वक्त कराची शहर की, और तादाद है वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का कि ये गाड़ियाँ या कितने मोटरसाइकिल और रिक्शे जो बर्दाश्त करते हैं। जी। तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे कोई कैप नहीं है कि इतने लाख या इतने करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हम नहीं लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वैसे कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 अरब गाड़ियां भी रजिस्टर करवाना चाहे तो कराची शहर में आप करवा सकते हैं रजिस्टर और कराची की सड़कों पे ला सकते हैं। ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट को इस बारे में कोई होश ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो कवानीन इंडस्ट्रीज पे लागू होने चाहिए वो नहीं होते, और इंडस्ट्रीज भी बेदरिक जो है वो फज़ाई आलूदगी जो है वो इमिट कर रही हैं। आपने कचरे के बारे में बात कही तो रोजाना तकरीबन कराची का जो सॉलिड वेस्ट है वो 15,000 टन जो है सॉलिड वेस्ट जो है वो कराची शहर का जनरेट होता है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, यानी हमारे सॉलिड वेस्ट। लेकिन डॉक्टर वकार, कचरा ये जो जलाया जाता है इस पर तो वैसे ही पाबंदी है, तो फिर भी हम देखते हैं लाखों टन कचरा रोज जलाया जाता है। किस कदर वो फिजा को आलूदा कर रहा है। तो इसके लिए कानून और कानून क्या कहता है, क्या लॉज हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं उनकी पकड़ क्यों नहीं होती? देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जल्दी मौजूद प्रोटेक्शन वो जिम्मेदार है, वो इस चीज को करे कि इस तरह की कोई भी कानूनी काम ना हो। अच्छा, सोर्सेज के बारे में कि ये जो गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सॉलिड वेस्ट बर्निंग है, ये सारे इश्यूज हैं, और इसकी वजह से तरह तरह की गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, जो सॉलिड पार्टिकल जो हवा में होते हैं, ये तमाम ऐसी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, फज़ाई आलूदगी के ऐसे अनासर हैं जो कि तरह तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, सांस की बीमारियां और मुख्तलिफ दीगर बीमारियां जो है वो, इवन दिल के आर्जा भी जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो पाया गया है। इसके ऊपर रिसर्च किया और जो है वो इसके जो है वो लिंक्स हैं कि दिल की बीमारियां भी जो है वो इससे ताल्लुक रखती है। अच्छा, अब इशू ये है कि कराची के दीगर डायनामिक्स ये, कराची की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर एयर पोल्यूशन को समझना। देखिए, ये जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की, ये पूरा साल कराची में मौजूद रहते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मियों में खुशकिस्मती से समुद्र की हवा आती है, और समुद्र की हवा जब आती है तो फिर जो है वो कराची शहर से के सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और फैल जाते हैं और एक जगह जमा नहीं होते शहर में। जब मौसम बदलता है तो अक्टूबर में हवा का डायरेक्शन जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और हवा का डायरेक्शन बजाय समुद्र से आने के इनलैंड एरिया से आता है। पिछले 1-2 हफ्तों से कराची शहर में जो है वो जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट के बजाय नॉर्थ ईस्ट से जो है वो जो हवा है वो चलनी शुरू हो गई है। अच्छा। लिहाजा सुबह के वक्त दोपहर तक जो है नॉर्थ ईस्ट से हवा आती है, और वो भी काम विंड है, वो बहुत ही काम विंड है, यानी हल्की हवा है, बहुत ही हल्की और धीमी हवा चल रही है। अच्छा, शाम में जो है तो विंड का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है शाम में। हाँ। और जो है वो साउथ वेस्ट से आ रहा है। ये भी अगले 15 दिन में ये भी डायरेक्शन जो है वो शाम में जो आ रही है हवा समुद्र से वो भी खत्म हो जाएगी।
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की हवा जो है वो आना शुरू हो जाएगी। यानी अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हवा मिलेगी और वो हवा भी ज्यादा तेज हवा नहीं होगी बल्कि धीमी हवा होगी, काम विंड कहते हैं इसे। तो जब हवा धीमी होगी तो एयर पोल्यूटेंट्स जो भी हवा में बुलंद हो रहे हैं वो हवा में ही रहेंगे, वो डिस्पर्स इतनी आसानी से नहीं होंगे। यही एक मसला है कराची में, यानी एयर पोल्यूशन की सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और वो पोल्यूशन जो यहाँ से डिस्पर्स नहीं हो रहे, जब डिस्पर्स नहीं होंगे तो यही मौजूद रहेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम हवा के रुख पे तो कुदरत नहीं रखते, जाहिर है ये तो कुदरत का एक निजाम है और उसी के तहत हवा के बदलता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो काम हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए वो ये है कि एयर पोल्यूशन की जो सोर्सेज हैं उन पर काबू पाएं। और ये इसके जो कवानीन है, सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जिसके पाबंद है, ये कहलाते हैं सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में एमिशंस की गाइडलाइंस मौजूद हैं कि इतने हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो जो लीगल लिमिट्स है ना, लीगल लिमिट्स या गाइडलाइन जिसे कहते हैं, वो मौजूद है। जो इंडस्ट्रीज हवा में गैसेस छोड़ती हैं वो उन लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकती कानूनन। अगर उसे एक्सीड करेंगे तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये जो कवानीन हमारे पास बने हुए हैं ये बहुत अच्छे कवानीन हैं, इनके ऊपर अगर अमल हो जाए तो हमारे तकरीबन 75% मसाइल इसी से बिल्कुल आपने डॉक्टर वकार आपने सही कहा कि जो फैक्ट्रीज हैं हम देखते हैं वो वहाँ से जो धुआं निकलता है उसके ऊपर भी लॉज हैं, क्योंकि ऐसी कुछ जहरीली गैसेस हम देखते हैं निकलती हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र हैं। तो उन फैक्ट्रीज़ को भी चाहिए, और अभी कहा भी गया था कुछ अरसे पहले जो माहिर माहौलियात हैं कि उन फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाएगा जो कि इन लॉज पर अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कराची की, तो पहले हमने नहीं देखा कि स्मोक इतना ज़्यादा कराची में हो। पंजाब में हम देखते आए हैं इस तरह की प्रॉब्लम, तो अभी ये कराची में इतना क्यों बढ़ गया, इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह जो है वो सिंपल है। एयर पोल्यूशन की सोर्सेज बहुत ज्यादा मौजूद है कराची में, बेपनाह आलूगी की सोर्सेज। और अगर हम पंजाब के एरिया को यानी पंजाब के बड़े शहरों को, लाहौर या फैसलाबाद वगैरह को अगर हम कराची से मवाजना करें तो आप देखिए कि वहां पर एयर स्टैग्नेंट हो जाती है। हवा जो है वो वहां पर हवा इतनी नहीं है, हवा नहीं चलती, तो जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो वहीं रहते हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं, वो डिस्पर्स नहीं होते, वो मूव नहीं करते वहां से हवा के साथ। ठीक है, कराची में ये एक कुदरती फिनोमेना है, समुद्र साहिल समुद्र पे होने की वजह से जो समुद्री हवा आती है उससे एयर पोल्यूटेंट डिस्पर्स होते हैं। लेकिन जब भी मौसम बदलता है और जब भी ये सर्दियां आने लगती हैं तो हवा का रुख बदलता है और जो है वो हवा या तो रुक जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। दोनों ही सूरतों में जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है और यही एक रीजन है कराची में स्मॉग होना या कोई भी और जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने के रीजन जो है वो एयर पोल्यूशन इंडेक्स की वैल्यू में इजाफा होने का रीजन यही है। सही। अच्छा, दूसरी एक और बात कि शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं शहरी एक तो कचरा कहीं पर भी फेंक देते हैं, दूसरा प्लास्टिक की बॉटल्स जला दी जाती हैं जो कि फिर फ़िज़ा में, और जो कचरा जलाया जाता है शहरियों की तरफ से वो भी फ़िज़ा में पहुंचकर कई बीमारियों का बायस बनता है। तो बग़ैर शहरियों की मतलब उनकी जो उनका जो ताउन है उसके बग़ैर क्या कराची की फ़िज़ा को बेहतर बनाया जा सकता है? तो बीइंग शहरी, कराची के जितने शहरी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं चाहूँगी आप उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, आम शहरियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शहरी कवानीन के जो है पासदारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि शहरियों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है वो उसको रिपोर्ट करें। हुकूमत ने इसके निज़ाम बनाया हुआ है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के ट्राइब्यूनल्स भी हैं, हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज भी हैं जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एनवायरनमेंट के हवाले से। और लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि एनवायरमेंटल राइट्स जो है वो हर शख्स के, ये देखिए हर शख्स का ये हक है कि वो साफ हवा में सांस ले, हर शख्स का ये हक है
कि वो ताज़ा पानी उसको पीने को मिले, साफ पानी उसको पीने को मिले, तो एक साफ सुथरा माहौल, हेल्दी इन्वायरमेंट उसको मिले, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। अभी पिछले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा ने इन्वायरमेंटल राइट्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने पिछले ही हफ्ते इन्वायरमेंटल राइट को बेसिक ह्यूमन राइट्स करार दिया, यानी ये हर इंसान का बुनियादी हक है। ये जो इन्वायरमेंटल राइट्स है ना, ये इंसानी हक है, ये हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है। तो अब क्या है कि जो हमारा हक है, हम वो हासिल करने के लिए अगर वो हमें हमारे हक नहीं मिल रहा, तो हम जो है वो अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम इसको जो है वो मीडिया पे दे सकते हैं। आम शहरियों का ये जो है फर्ज बनता है कि एक तो ये कि जो आलूगी की सोर्सेज हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें जो उनके इख्तियार में है, और जो इनके इख्तियार में नहीं है उसके मुतालिक जो है वो लोगों में राय आमा हमवार करें, उसको मीडिया पे दें, उसको जो है वो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को खत लिख सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसी तरह से एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल हैं, वहां पर दरख्वास्त दी जा सकती है सोर्स को आइडेंटिफाई करके कि फला जगह से जो है आलूगी जो है बहुत ज्यादा हो रही है, लोग मुतासर हो रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल पैदा होगा तो अपने आप इंडस्ट्रियलिस्ट हों या अपने आप जो है वो लोग इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जब इसकी आवाज़ बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर वकार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, मजीद बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हुआ, एक भी मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। और अब हम बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो कुछ करने की ठान ले तो वो कर दिखाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान अगर हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एक 61 साला शख्स जिनका नाम है हाजी खान फरोश साहब, जिन्होंने सवाबी से साइकिल पर सफ़र करके जो है वो कराची पहुँचे हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया और बिला आखिर वो कराची पहुँच गए। 61 साल की उम्र में 1400 किलोमीटर का फ़ासला तय करना बहुत बड़ी बात है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी खान फरोश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटे, सबसे पहले मैं आपके चैनल का, कराची के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके साथ मेरी वाबस्तगी आज से नहीं 2016 से है, और मैं वक्तन बवक्तन आकर कराची के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। जी, आप पहले 2016 में आए, फिर 2019 में आए, फिर 2020 और अब 2021। तो क्या कराची वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, और इतना लंबा फ़ासला तय करना वो भी एक साइकिल पर, बहुत बड़ी बात है। बेटा मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, एक तो तस्हीह ये है कि मैं अभी 58 साल क्रॉस कर चुका हूं जी, तो ये थोड़ी सी, क्योंकि मैं अभी आपको जवान समझता हूं। दूसरी बात कि मैंने असल में शुरू किया था एक जदोजहद पीस के हवाले से। 2016-15 में मेरे कज़न की डेथ हो गई थी। सारी 2016 में बादशाह खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हामिद हुसैन PhD प्रोफेसर। तो साइकिलिंग तो मैं थोड़ा सा करता था उस वक्त भी, लेकिन फिर मैंने पीस के हवाले से अपने साइकिल को पाकिस्तान के रोडों पे डाला और दुनिया को और पाकिस्तान के अवाम को एक ही मैसेज दिया कि हमें एक पुरअमन मुल्क, पुरअमन कौम बन के दिखाना है और दुनिया को बताना है कि हम एक पीसफुल कौम है। तो इस सिलसिले में फिर 2016 में मेरा लॉन्ग टूर कराची का था, अब्दुलसत्तार ईदी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मौक़े पे फिर मैंने एक निशान हैदर हीरोज़ को सलाम का टूर वो भी कराची से स्टार्ट किया था, और तमाम निशान हैदर शुहदा के मज़ारात पे गया। ये जो मेरा टूर था ये बरास्ता DI खान, कोयटा, ज़ोब, कलात उस रस्तों से था। और इसमें मैं तकरीबन 1800 किलोमीटर अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ। और जब तक पाकिस्तान का इमेज साफ नहीं होता, दुनिया को पता नहीं चलता, उस वक्त तक मैं अपनी जदोजहद जारी रखूँगा। जी बिल्कुल, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है और आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। ये बताइए हाजी साहब कि जब आप निकले क्या जहन में आया आपके, और आपने साइकिल पर ही ये सफ़र क्यों किया? आप चाहते तो कोई बस ले लेते या कोई ऐसा जो वहाँ से कन्वेंस आती है,
तो उसमें आप क्यों नहीं, आपने अपनी साइकिल को ही क्यों चूज़ किया? इसमें बेटा कई सवाल आपके हो सकते हैं जी। लेकिन आपका जो मकसद है वो मैं एक ही मर्तबा इकट्ठा करूँगा कि जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो उसके लिए भी सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। वो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। मैदान जंग में जाके जो दुआ कबूल होती है वो मस्जिद में बैठ के कबूल बेशक होती है। बेशक। इसी तरह मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने गुनाहों को जो इतने बड़े हैं जो हमने किए हैं, हमने एक मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो अब उसके लिए जब खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो वो भी ऐसी हार्ड तरीके से हो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करें। मैं चाहता तो पैदल भी कर सकता था लेकिन मेरे अंदर पैदल की हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने साइकिल का इंतखाब इसलिए किया कि ये मैं चाहता था कि शायद मैं ये कर सकूं, तो साइकिल का इंतखाब किया। लेकिन बेटा फिर मैंने ये नहीं देखा कि रोड अच्छा है कि रोड बुरा है। बस मेरे बच्चे जहाँ रहते थे उनका रोड ख़राब था, रोड सही था, पहाड़ों में थे, जहाँ कहीं भी थे, तो मैं अपनी अमन की, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर पाकिस्तान के कोने कोने पे पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूं कि मैंने पाकिस्तान के कौम की मोहब्बत में कुछ थोड़ा सा हिस्सा अदा कर दिया। बिल्कुल आप कह सकते हैं। और हाजी साहब ये बताइए कि जब आप वहाँ से निकले साइकिल पर तो सफ़र ज़ाहिर है इतना लंबा है, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और कभी ये ख्याल आया कि बहुत थकन हो गई है, बहुत तकलीफ दे मरहला है, वापस चला जाऊँ, ऐसी कभी सोच आई? कई मरतबा जब 2-4 दिन सफ़र करता हूँ तो कहता हूँ यार बस इस मरतबा करूँगा ना, आइंदा नहीं निकलूँगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता है कि नहीं अभी आपने काम करना है। इस मरतबे मेरे साथ यही हुआ, कुछ साइकिल के हवाले से प्रॉब्लम पेश आई, कुछ जगहों पे रिहाइश के हवाले से, कुछ जगहों पे ऐसा बिहेवियर भी मिल जाता है हमें। लेकिन फिर जब मंदिर पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि पीछे हम एक बाग रोशन करके आए हैं, एक फूलों की हमने एक क्यारी या फूलों के एक चमन हमने खिला दिया है, तो फिर उन पीछे फूलों को देखते हैं और रुकावटों को नहीं देखते। बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब ये बताइए कि जब आप इतने लंबे सफ़र से आए तो बहुत सारे इलाके रास्ते में आए, बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, तो लोगों का रवैया कैसा था, किस तरह से आपने उस सफ़र में जो है वक्त गुजारा? बिल्कुल बेटा ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप अकेले सफ़र करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ मैं अकेले नहीं होता, मेरे साथ कदम कदम पे मेरे बच्चे होते हैं। ठीक है वो साइकिल नहीं चलाते लेकिन मेरी रहनुमाई, मेरी मेहमान नवाजी, मेरी खातर मदारत में लगे रहते हैं। और इस मरतबा भी यही हुआ कि लोगों ने घरों के आगे रुक रुक कर मुझे अपने घरों में ठहराया। और ये पहले भी होता रहा, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे जो ये इलाके हैं जो जिनको हम मैदानी इलाके समझते हैं, इन इलाकों में यही मोहब्बत है जो आपको दोबारा मजबूर करती है, जो आपने बेशक लोगों का प्यार है आपके लिए। बेशक बेटा इसमें कोई शक नहीं। फिर ये है कि जिनके पास मैं गया हूँ तो वहाँ पर 10-15 बंदों में कोई एक आध मुझे पहले से जानता भी है, देखा नहीं होता लेकिन जानता है। तो फिर बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे कोई जानने वाले बेटे हर जगह मौजूद हैं। तो वो मेरी इस तरह इज्जत और खातिर करते जिस तरह अपने घर में भी नहीं होती। अच्छा घर वाले जो हैं वो परेशान रहते होंगे कि वक्त से पहुंच गए, सेफ हैं, तो घर वालों ने रोका आने से पहले कि मत जाएं इस तरह से? बेटा कई परेशानियां, पहले तो मुझे काफ़ी परेशानियां थी, मैं छुप छुप कर छोटे छोटे टूर करता था। अच्छा। यहाँ तक कि अब्दुलसत्तार ईदी साहब के लिए जब मैं निकला 2016 में, अच्छा। तो मेरी वाइफ को एन उसी दिन पता चला कि मैं टूर पे जा रहा हूँ। बच्चों को पता था लेकिन उनको नहीं पता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर नीम रजामंदी जो मैं कहता हूँ कि उनकी कि मेरी मिशन में खामोश हो जाते हैं। लेकिन उनकी परेशानियों का अजाला है। अल्लाह करे, मुझे बड़ा दुख होता है। कभी लोग कहते हैं मुझे कि आप बाबा जी आपने शादी की है, लोग समझते हैं शायद ये वेला आदमी होगा, कोई काम काज इसका नहीं होगा। तो मैं उनको कहता है नहीं, ये काम इतना आसान भी नहीं है और ऐसे पागलों का भी नहीं है। हमें तो लोग पागल समझते हैं, हमें इस पे फख्र है। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी इस टूर के दौरान इससे पहले कई मुश्किलात भी गुजारी है। हर वक्त डर खौफ लगता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन मैं अब
उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस कर्ब को, इस तकलीफ को बर्दाश्त किया और मुझे घर से कोई पोत की कठिनी फोन नहीं आता, कोई बीमारी का नहीं आता कि क्या हुआ, जब मैं पहुंचता हूँ तो पता चलता है बस सिर्फ कि बस सब कुछ ठीक है। अच्छा हाजी खान साहब, ये मुझे बताया कि जब आप 2016 में पहली बार आया और आपका एम ये था कि आप अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास आना चाह रहे थे, तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं बेटा, मैं खुशकिस्मत नहीं था क्योंकि वो जुलाई में वफ़ात पा चुके थे और जुलाई में ही मैंने उसके वफ़ात के दिन ये फैसला किया कि मैं ज़िंदगी में नहीं मिला तो मैं अब ज़रूर जाऊंगा और उनके लिए ऐसा कोई काम करूंगा। तो वो करते करते जब अक्टूबर का महीना आया मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, साथ ही मुहर्रम भी स्टार्ट हुआ। मैं मुहर्रम में सफ़र करता करता रास्ते का पता भी नहीं था, लेकिन मैं 14 अक्टूबर को दिन 10 बजे मज़ार क़ायद पे पहुंचा। वहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के ट्रस्ट के बंदों ने, फैसल ईदी साहब, उनकी वाइफ, उनके ट्रस्ट के बड़े बड़े ओहदेदार, कराची के शहरी और इसके साथ मीडिया की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और ये मेरा पहला कराची में आमद था और मुझे भी कभी इस तरह का शाया निशान इस्तकबाल नहीं मिला था। तो मैं पहले परेशान भी हो गया, बोला भी मुझसे कुछ नहीं जाता था, उदास भी हो गया कि यार देखो आज मेरे घर वाले होते वो देखते, लेकिन उस टूर ने बेटा जी मुझे जो पहचान फिर दी, फिर पूरे मुल्क में मेरा पहिया साइकिल का चलता रहा और मैं आज यहाँ पे बैठ के हुए कह सकता हूँ कि 19,000 किलोमीटर ऑन द रिकॉर्ड में एक मकसद के लिए, पीस के लिए पाकिस्तान के अवाम के नाम कर चुका हूँ। बिल्कुल। अच्छा हाजी खान फरोश साहब, ये बताइए कि आगे का आपका प्लान क्या है? आप कौन सा, कराची के अलावा भी किसी शहर में जाने का इरादा है? क्या एडवेंचर करने वाले हैं? हाँ बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने कराची के तो 4 टूर किए, लेकिन उसमें मैं 2018 में कोयटा भी गया था, अभी फिर कोयटा से होके आया हूँ। अच्छा, मैंने गिलगित, चतराल, उन इलाकों के भी टूर किए हैं। मैंने कश्मीर नक्याल का टूर किया, अभी भी यहाँ से जाऊँगा तो मेरा कश्मीर का टूर है 6-7 दिन का। अच्छा। और मैंने टूरिज़म के लिए भी बहुत काम किया, न चाहते हुए, हमें पता भी नहीं था, लेकिन हमारे जाने से वहाँ टूरिज़म को फ़रोग़ मिला। फिर इसके अलावा कुछ कौमी इशू जिस तरह प्री तिलिसेमिया पाकिस्तान के लिए हमने मुल्तान में एक टूर किया था कुछ साइकिलिस्ट मिलकर, तो मुख्तलिफ इशू पे भी टूर करते हैं। करतारपुर गया था, वो जो हमारा सिखों का इबादत गाह वहाँ तैयार हुआ था। तो बेटा मैंने काफ़ी सारा देख लिया, लेकिन जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जो मेरा बड़ा मकसद है, वो है कि मुझे फैसिलिटेट किया जाए, गवर्नमेंट मेरे साथ ताउन करे, मेरे प्रोसेस को आसान करे और मैं पाकिस्तान से हज या उम्रा या ज़ियारत के लिए मक्का मदीना चला जाऊं इंशाल्लाह। और वो भी साइकिल। हमारी दुआ है हाजी खान फरोश साहब कि आप हज भी करें, उम्रा भी करें, जितनी ज़ियारत आपके दिल में तमन्ना है वो सारी पूरी हो। बहुत शुक्रिया हाजी खान फरोश साहब। हमारी दुआ है कि आप अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपका जो मकसद है वो पूरा हो और आप इसी तरह से जो है सफ़र करते रहें और लोगों से मिलते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के हवाले से जो कि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि आजकल हमारा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम घंटों घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, चाहे वो हमारा वर्क स्टेशन हो, चाहे घरों में हम गैजेट्स लेकर, आईपैड्स लेकर, इवन बच्चों की अगर बात की जाए तो वो वीडियो गेम्स पर कई घंटों एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं, जिसके बायस आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि उनको पेन की शिकायत होती है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो मसल्स पेन हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो। एक वक्त था जब हम देखते थे कि हड्डियों में पेन या जोड़ों का दर्द जो है वो एक सर्टेन एज में जाकर होता था, लेकिन आजकल छोटे बच्चे और यंगस्टर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है और किस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें लाइफ से निकाल देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ये हम जानेंगे। हैं हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो मस्कुलर एक्सपर्ट हैं, सितारा पाकिस्तान भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ।
डॉक्टर शबाना, आजकल हम देखते हैं कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम एक तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फिर हम ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल का यूज़, लैपटॉप्स, आईपैड्स, काम के अलावा भी घंटों घंटों इसका इस्तेमाल किस हद तक नुकसानदेह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक अब ये नई टेक्नोलॉजी की ताल्लुक़ है, ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ बहुत लाई। हाँ। हमें पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया और हम आगे निकल गए। अब इसका ये है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर हमने इसको छोड़ा तो हम पीछे चले जाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल जो है वो हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। हमने हर चीज़ का इस्तेमाल एक्सेस में करना शुरू कर दिया या फिर हमने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो किसी भी चीज़ का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इवन के खाने का भी इस्तेमाल आपने एक मॉडरेट अमाउंट में करना होता है। तो जब कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल आप गलत करते हैं तो फिर उसके नुकसानात भी आपकी बॉडी पे आते हैं। तो जहाँ तक आजकल गैजेट्स की ताल्लुक है या नई टेक्नोलॉजी की ताल्लुक है, उसमें सबसे आगे जो है वो मोबाइल फ़ोन है। हाँ। लैपटॉप है, स्पेशली गेम्स हैं, फिर टीवी भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, किस पोजीशन में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर शबाना, जैसे एक मैं सामने भी जो लोग हमें देख रहे हैं, हम ये मोबाइल है, अब हम गर्दन नीचे करके बहुत देर तक हम इस पोजीशन में अपनी गर्दन रखते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, किस तरह का पोस्चर होना चाहिए, मैं चाहूँगी वो बताएं ताकि जो लोग देख रहे हैं वो अवॉइड कर सकें। देखें, असल में असूल ये होता है कि अगर हम कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें आई लेवल पे रख के जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। जब हम इसका, हमारी नेक एक फार्मूला है, अगर 1 इंच आगे आती है तो 10 पाउंड्स का वज़न जो है वो हमारी स्पाइन पे पड़ता है, या फिर आप ये कहें कि हमारा जो सर 2-2.5 किलो में का बढ़ के जो है वो हमारे स्पाइन के ऊपर उसका वज़न 10 पाउंड्स और बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल से हमारा वज़न मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर हम घंटों इस तरह जो है वो 10 पाउंड का वज़न जो है वो अपनी स्पाइन पे डाल के रखें तो हमें ऑटोमेटिकली हमें नेक का प्रॉब्लम, शोल्डर और रिपीटेड मूवमेंट जब हम मोबाइल पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, तो इन रिपीटेड मूवमेंट की वजह से ना सिर्फ हमारे ये गर्दन में, इसके अलावा हमारी फिंगर्स, हमारी एल्बो, हमारे शोल्डर, हमारी विजन पे, हमारी हेयरिंग पे प्रॉब्लम, इसके अलावा सर दर्द जो है, हमारे अपर ये जो ट्रेपीजियस हम इसे कहते हैं, इसमें स्पैज़म और हमारा नेक पेन, ये तो कॉमन इंजरीज़ हैं, कॉमन पेन है जो हमें होते हैं। उसके अलावा ये कि एक ख़ास जो आपको बताएं, फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल भी इफ़ेक्ट्स आते हैं जो भी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं। इसमें मेंटल डिसऑर्डर जो रिसर्चेस कहती हैं, इसमें सबसे पहले नोवो फ़ोन फोबिया, यानी कि आपको फ़ोन नहीं आ रहा लेकिन आपको हर वक्त टेंशन हो रही है कि मुझे किसी ने क्यों नहीं फ़ोन किया, मतलब आप मेंटली इतने अलर्ट ही नहीं रह रहे, बार बार आपकी नज़र फ़ोन पे पड़ रही है। फिर जो है आपको पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम होती है, यानी आपको लग रहा है ऐसे मेरी वाइब्रेशन हो रही है पॉकेट में और फ़ोन नहीं आ रहा। ये मैं आपको बता रही मेंटल। और रेडियो फ्रीक्वेंसी है, और रिसर्चेस कहती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट्स आते हैं, हमारी आंखों के ऊपर असर पड़ता है। तो यानी ना सिर्फ, और इसको टेक्स्ट नेक, जो बहुत हर आदमी को इस बारे में पता है कि टेक्स्ट नेक मुस्तकिल झुक के जो गर्दन हम नीचे करते हैं, टेक्स्ट नेक, इसको जो है वो टर्टल सिंड्रोम भी कहते हैं और एंटीरियर नेक सिंड्रोम भी कहलाती है। इसके बहुत सारे जो है नाम है। मतलब कितनी सारी ऐसी आपने अभी गिनवा दी चीज़ें, बीमारियां एक तरह से आप कह लें कि सिर्फ हमारी, अगर हम थोड़ा सा एहतियात कर लें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और आजकल तो ये बहुत कॉमन है। आँखों का आपने अभी बात की कि हम जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमारी आँखें कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। और न्यूरोपैथी जो पेन है, जो नर्वस सिस्टम, हमारा नर्व्स का जो पेन है वो भी बहुत कॉमन है। इवन बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है। तो अच्छा डॉक्टर शबाना, अब आप आई हैं तो हम चाहेंगे हम इससे एक तो आपसे पूछें कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें। दूसरा, अगर किसी को ये तकलीफ़ हो गई है तो क्या फिजियोथेरेपी हेल्प करती है, क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें मेजॉरिटी जो पेन होता है, जैसे अभी आपने कहा, ये इसको मैकेनिकल पेन कहते हैं, यानी वो पेन जो गलत बैठने से, गलत लेटने से, गलत चेयर का इस्तेमाल, गलत फर्नीचर का इस्तेमाल, उसकी वजह से होता है। इसमें सिंपली अगर हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर लें, अपनी पोजीशन को करेक्ट कर लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, हमने लेट के जो है कोई भी, ना तो लेटने का मतलब ये है कि बिस्तर हमें सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, और अगर हमने बैठना है तो नरम सोफ़े का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। आपने हाई चेयर रखनी है। हाई चेयर के अलावा आपने जब भी मोबाइल फ़ोन सुने, जैसे स्पेशली वर्किंग के दौरान जो लेडीज़ स्पेशली यूँ कान के साथ फ़ोन लगा लिया, तो क्या होता है, एक साइड की जो हमारी डिस्क है वर्टिब्रल, उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो हमें जो ज़्यादातर डिस्क के प्रॉब्लम होते हैं, डीजनरेशन के प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होते हैं या मसल शॉर्टनिंग के प्रॉब्लम होते हैं, वो मसल एक साइड के मसल घिस जाते हैं, एक साइड के मसल जो है वो उसकी लेंथ, एक तरफ प्रेशर आ रहा है डिसयूज की वजह से, यानी ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिकल पेन में आती हैं। आपने फर्नीचर का इस्तेमाल सही करना है, और अगर आपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में भी आपने अपनी टेबल की हाइट थोड़ी ऊंची रखें और आई लेवल पे रखें, लैपटॉप यूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अपने ऑफिस में कोई आपका सामान जैसे रखा है तो आपने इस तरह करके सामान नहीं उठाना, आपने पूरी बॉडी को टर्न करना है और फिर आपने उस चीज़ को उठाना है। यही आपने रूल रखना है, आप घर में भी बैठें कि पूरी बॉडी को आपने टर्न करना है, सिर्फ अपने गर्दन को टर्न करके कोई चीज़ नहीं उठानी। और दूसरा ये है कि जब भी कोई टीवी भी जो है वो आपने आई लेवल पे रखना है, और जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करें बहुत देर तक तो तकिया रख लें, तकिया रख के इस तरह से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें ऊंचा करने के लिए, नहीं तो टेबल की हाइट आप ऊंची कर लें। और दूसरा, जब भी आप कुर्सी के ऊपर बैठें तो आपने कभी भी पैर ऐसे नीचे अंदर की तरफ घुटने फोल्ड नहीं करने, आपने पैर जो है वो सामने, जब आप एक रूल बनाएं कुर्सी पे जब आप बैठें तो आपके पैर आपको नज़र आने चाहिए। और एक और चीज़ ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम यूँ एक साइड पे यूँ करके बैठ जाते हैं, उससे उसको अवॉइड करें। एक साइड पे हम जैसे आगे यूँ करके खड़े हो जाते हैं, उससे भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे, हमारी बैक पे, हमारे स्पाइन पे प्रेशर होता है। हमेशा जो है अपनी पोजीशन जो है स्ट्रेट रखें, जब भी आप बैठें पीछे बैक सपोर्ट ज़रूरी है। और जिनको दर्द है या कोई प्रॉब्लम है तो कमर के पीछे एक कर्व होता है, वहाँ पर आप या तो बैक सपोर्ट रखें, नहीं है अगर बैक सपोर्ट तो एक छोटा सा कुशन ले लें और वो कुशन आपने कमर के पीछे रखना है, जिससे आपका जो कर्व है उसको सपोर्ट होगी और आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से असूल हैं। और उसके अलावा ये सबसे अहम ये कि आप अपनी विटामिन डी, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, जो हमारी बोन्स के ऊपर भी, हमारे मसल्स, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। होता ये कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर घंटों हम अंदर बैठे रहते हैं, हमारी वॉक ख़त्म हो गई, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, हमारा सन एक्सपोजर ख़त्म हो गया, क्योंकि विटामिन डी आपको मिलता ही धूप से, धूप से आपका एक्सपोजर होता है तो आपके लीवर में चेंजेस आती हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करते हैं, घंटों बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो उससे ये होता है कि एक्सपोजर नहीं है धूप से, विटामिन डी आपका कम है। विटामिन डी कम है तो आपका कैल्शियम जो आप ले भी रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये सब इंटर रिलेटेड है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं। और उसके अलावा ये कि सन एक्सपोजर तकरीबन जो है वो आपने 15-20 मिनट की धूप जो है वो 12 बजे से 4 बजे के दरमियान की वो धूप आपने लेनी है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल अपनी खुराक में आप ज़्यादा करें। उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे रसदार जो है, जैसे आपका अब तो बहुत अच्छा सीज़न आ रहा है, माल्टा, कीनू है, ये सारे इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है, हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ करता है। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू करें। उसके अलावा ओमेगा 3 जो है उसका बहुत रोल है हमारे विटामिन डी के लिए भी, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, क्योंकि आजकल कोविड भी फैला हुआ है, डेंगू भी फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की जो है उसको आपने ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना नाज़िर में तशरीफ़ लाई और बहुत ही मुफीद बातें आपने बताई। ये छोटी छोटी बातें जिनका अगर हम ख्याल रख सकें, अगर बैठे हैं तो सही पॉस्चर मेंटेन रखें, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि डॉक्टर शबाना ने बताया कि आई कांटेक्ट आपका होना ज़रूरी है। और जो डाइट जैसे जो मौसम के फल होते हैं, फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब का इस्तेमाल करें। साथ साथ जो रूटीन टेस्ट होते हैं जो विटामिन के, कि कहीं आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो वो भी करवाते रहें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। वक्त ख़त्म होता है हमारे प्रोग्राम का। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।